हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेलों के संयोजन के बारे में। सेलों का संयोजन, ठीक है। तो इसमें सेलों को हम जब संयोजित करते हैं तो उसको तीन तरीके से संयोजित करते हैं। एक श्रेणीक्रम संयोजन होता है, दूसरा समांतर क्रम संयोजन होता है और तीसरा मिश्रित क्रम संयोजन होता है। तो आज की इस वीडियो में केवल हम श्रेणीक्रम संयोजन के बारे में बात करेंगे, समांतर क्रम संयोजन नेक्स्ट वीडियो में एंड मिश्रित क्रम संयोजन और कुछ न्यूमेरिकल जो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसके 3 वीडियोस बनने वाले हैं। अगर आप सपोर्ट करते हैं इस चैनल को, वीडियोस को देखते हैं रेगुलर, इस चैनल के व्यूअर्स हैं रेगुलर, अगर रेगुलर फिजिक्स की स्टडी करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए परफेक्ट चैनल है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक्स के डिटेल के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है। तो आप इस चैनल पे बने रहिए, रिटेन करिए इस चैनल पे। अगर आप शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके आप सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट को पकड़िए और एक प्लेलिस्ट को खत्म करिए, ठीक है, चाहे वो मैथ का हो या फिजिक्स का हो। इस तरीके से आप धीरे धीरे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी ऐसे हैं कि वो इनएक्टिव हो जा रहे हैं, 2 दिन आते हैं, 2 दिन वीडियोस देखते हैं, उसके बाद पढ़ना छोड़ देते हैं, ठीक है, या कहीं दूसरे चैनल पे स्विच कर देते हैं, या वो उनका मन ही नहीं लगता फिर पढ़ने का। तो ऐसा मत करेंगे तो लास्ट में आपके पास बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बोझ बन जाएगा सिलेबस का, ठीक है ना, टॉपिक्स के, चैप्टर्स के। तो इसीलिए आपके लिए बेनिफिशियल इसमें है कि आप एक एक चैप्टर्स को पकड़िए, एक एक चैप्टर को फिनिश करते चलिए अभी से और अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलिए। तो प्लीज़ इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और बहुत लेक्चर दे दिए मैंने आज, बहुत दिनों बाद। नहीं, सेलों का संयोजन, सेलों को किस तरीके से संयोजित करना है, किया जा सकता है। मैंने बताया आपको सेलों को 3 तरीके से संयोजित किया जा सकता है। एक श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समांतर क्रम संयोजन और तीसरा मिश्रित क्रम संयोजन। देखिए, सेलों को जब हम संयोजित करेंगे श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में और मिश्रित क्रम में इसको संयोजित करें, ठीक है। अब बात आती है कि सेल को कब संयोजित करना चाहिए, श्रेणी क्रम में, कब उसको जोड़ना चाहिए समांतर क्रम में, कब उसको जोड़ना चाहिए मिश्रित क्रम में। ये टोटली डिपेंडेंट होता है सर्किट के ऊपर कि सर्किट कैसा है हमारा, ठीक है ना, उस सर्किट के ऊपर टोटली डिपेंडेंट होते हैं। और इस कंडीशन में, तीनों की कंडीशन में हमें क्या चाहिए होता है कि सेलों को जब हम संयोजित करते हैं तो हमारा एम ये होता है कि इन तीनों संयोजन से, तीनों प्रकार के संयोजन से धारा जो हमें जो मिले, ये धारा अधिकतम मिलनी चाहिए। कैसे मिलनी चाहिए? अधिकतम मिलनी चाहिए, क्योंकि हम सेलों को तभी संयोजित करेंगे जब हमें धारा ज्यादा चाहिए होगा, ठीक है ना। और जब धारा ज्यादा चाहिए होगा तो उस कंडीशन में उसको हम श्रेणी क्रम में भी जोड़ सकते हैं, समांतर क्रम में भी जोड़ सकते हैं, मिश्रित क्रम में भी जोड़ सकते हैं। तो उसके लिए कुछ कंडीशन। तो सबसे पहले हम मतलब हमें इस टॉपिक में निकालना है अधिकतम धारा के लिए क्या कंडीशन है। अगर हमें संयोजन से अधिकतम धारा चाहिए तो उसके लिए क्या कंडीशन है, क्या शर्तें हैं, उन सारी शर्तों को हम निकालें। दूसरी बात, जब श्रेणी क्रम संयोजन होगा, समांतर क्रम संयोजन होगा या मिश्रित क्रम संयोजन होगा, तीनों प्रकार के संयोजन में इसका नेट ईएमएफ कितना होगा। जो हमारे पास सेल्स हैं, इन सेल का नेट ईएमएफ कितना है, ये नेट ईएमएफ निकालना है और नेट रेजिस्टेंस निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये 3 पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करने से डेरिवेशन में, एक नेट ईएमएफ, नेट रेजिस्टेंस एंड अधिकतम धारा के लिए शर्त है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। तो श्रेणी क्रम संयोजन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डेफिनेशन आपको बता दूं कि सेलों का जब संयोजन होता है तो सेलों के संयोजन को हम बैटरी कहते हैं, ठीक है ना। सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं, ठीक है। मतलब जब हम बैटरी बनाते हैं तो बैटरी में क्या होता है, बहुत सारे सेलों को आपस में जोड़ा जाता है, चाहे उसको श्रेणी क्रम में जोड़े या समांतर क्रम में जोड़े, ठीक है। क्लियर है? तो सेलों के संयोजन में हमेशा सेलों के संयोजन को हमेशा क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। तो इसमें फर्स्ट श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम
संयोजन। देखिए श्रेणी क्रम जो संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, हम किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं या समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो इसके लिए शर्त यह है श्रेणी क्रम संयोजन में कि फर्स्ट सेल का पॉजिटिव टर्मिनल या फर्स्ट सेल का नेगेटिव टर्मिनल सेकंड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हो, सेकंड सेल का नेगेटिव टर्मिनल थर्ड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हो। इस तरीके से ये फर्स्ट सेल का नेगेटिव टर्मिनल सेकंड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो, सेकंड सेल का नेगेटिव टर्मिनल थर्ड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो, मतलब कॉम्बिनेशन जो है वो प्लस माइनस का हो, माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन अगर है तो इस तरीके के संयोजन को हम कहेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन। तो मान लेते हैं, माना दो सेल श्रेणी क्रम में संयोजित हैं जिनके ईएमएफ E1 E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 व R2 है। आप लिख लीजिए जल्दी से। माना दो सेल एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं जिनका विद्युत वाहक बल E1 तथा E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 व R2 है। क्या है? R1 व R2 है। चलिए अब इस युक्ति को या इस कॉम्बिनेशन को हम एक बाह्य परिपथ के साथ जोड़ देते हैं और इस बाह्य परिपथ का जो प्रतिरोध है वो कैपिटल R है और इस बाह्य परिपथ में जो कुल धारा है मान लेते कितना प्रवाहित हो रहा है, I प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, मान लेते हैं फर्स्ट सेल का जो ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस है, फर्स्ट सेल का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है एंड सेकंड सेल का पोटेंशियल डिफरेंस V2। ठीक है, फर्स्ट सेल का विभवांतर V1 और सेकंड सेल का विभवांतर V2 है। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए यहां पर सिंपल सी बात है, माना सेलों का ईएमएफ E1 व E2 है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का V1 व V2 है। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध जो है आपका R1 व R2 है तथा परिपथ में धारा जो है वो कितना प्रवाहित हो रहा है, I प्रवाहित हो रहा है। तो प्रथम सेल, तो फर्स्ट सेल के सिरों के बीच टर्मिनल विभवांतर कितना होगा? ये होगा आपका V1 बराबर हो जाएगा E1 माइनस परिपथ में कितनी धारा है I, तो E1 माइनस I R1। तो V, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है V इज इक्वल टू E माइनस I R, इक्वेशन में पढ़ चुके हैं। तो इसी इक्वेशन पे यहाँ पे यूज करेंगे तो V1 बराबर हो जाएगा E1 माइनस I R1। ठीक हो गया? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। तो था ऐसे ही सेकंड सेल के सिरों के बीच टर्मिनल विभवांतर लिख देंगे। ये जो V2 बराबर हो जाएगा E2 माइनस I R1। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर ये बिंदु A है और ये बिंदु हमारा B है तो A और B के बीच कुल विभवांतर A व B के बीच कुल विभवांतर। अब देखिए यहाँ पे श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में विभवांतर क्या होता है, जुड़ता है। तो श्रेणी क्रम में विभवांतर जुड़ जाएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, V इज इक्वल टू क्या जाएगा V1 प्लस V2। तो यहाँ पे जोड़ देंगे इसको तो V बराबर हो जाएगा E1 प्लस E1 माइनस I R1 प्लस E2 माइनस I R2। तो इसको लिखेंगे E1 प्लस E2 माइनस I एक्सिस से कॉमन आएगा तो R1 प्लस R2। ठीक है, V बराबर। अब मान लेते हैं, माना परिपथ की तुल्य प्रतिरोध
आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध लिख यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध R इक्विवेलेंट तथा EMF E इक्विवेलेंट है। मान लेते हैं कि ये जो सेल है इन दोनों सेल को एक ऐसे सेल के साथ रिप्लेस करते हैं जिसका EMF E इक्विवेलेंट है तथा उसका रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध R E इक्विवेलेंट है, परिपथ में धारा I है और विभवांतर V सेम है, मतलब विभवांतर V और धारा I सेम है, बस हमने इसको रिप्लेस करेंगे तो हम लिख सकते हैं विभवांतर V बराबर E इक्विवेलेंट माइनस I R1 प्लस माइनस R E इक्विवेलेंट, ठीक है। तो V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I R E इक्विवेलेंट, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। दोनों समीकरणों को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। अगर दोनों की अगर तुलना कर देंगे तो हमारे पास बनेगा E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 एंड R E इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका यहाँ पे R1 प्लस R2, क्लियर है। E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 एंड R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट EMF एंड इक्विवेलेंट आंतरिक प्रतिरोध के लिए जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे दो सेल की जगह कितने सेल हो, n सेल, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगर यहाँ पे n सेल है तो n सेलों के लिए क्या जाएगा, n सेलों के लिए सिंपल यही हो जाएगा, ठीक है। n सेलों के लिए n सेलों के लिए देखिए E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 ऐसे डॉट EN, इस तरीके से जुड़ जाएगा ये, ठीक है। ऐसे ही R इक्विवेलेंट ये हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 और ऐसे डॉट RN तक, ठीक है। अगर दो सेल है तो 2 तक जोड़ेंगे, 3 सेल है तो 3 तक जोड़ेंगे, 4 सेल है तो 4 तक जोड़ेंगे, n सेल है तो n तक हम इसको जोड़ देंगे, क्लियर है। अच्छा, अब कभी कभी क्या होता है कि हम जब कॉम्बिनेशन करते हैं सेलों का तो हम क्या करते हैं, कभी कभी टर्मिनल्स को गलत जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे एक नोट करके एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, टैटू करवा लेना अपने बॉडी में कहीं भी इसको, क्योंकि याद रखने की जरूरत है इसको, ठीक है। देखिए कभी कभी क्या होता है, सेल को हम इस तरीके से जोड़ देते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव के साथ इस तरीके से कंबाइन कर देते हैं सेल, मतलब फर्स्ट सेल का नेगेटिव सेकंड सेल के नेगेटिव से कनेक्टेड हो जाते हैं और इस तरीके से आगे फर्दर जो भी कॉम्बिनेशन होता है वो चलता है। अगर इस तरीके के कॉम्बिनेशन है जहां पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड होते हैं और इसका EMF है E1, इसका EMF है E2, तो इस कंडीशन में इसका इक्विवेलेंट जो EMF होगा E इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू, अगर मान लो E1 इज ग्रेटर देन E2 तो यहाँ पे E1 में से E2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, E1 में से E2 को माइनस कर देंगे। अगर हमारे पास मान लो n सेल है, ठीक है, इस तरीके का कॉम्बिनेशन है, ठीक, एक सेल को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, उल्टा जोड़ दिया। इस सेल में यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला सेल जो यहाँ पे उल्टा जुड़ा हुआ है, इसका EMF E1, इसका EMF E2, इसका EMF E3, इसका EMF E4 और इसका EMF E5, ठीक है। और एक सेल और ले लेते हैं, मान लेते हैं इस तरीके का कॉम्बिनेशन है, ये हो गया E6। अगर इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें कुछ सेल जो है अपोजिट कनेक्टेड होते हैं तो उनकी EMF को क्या करा जाता है, माइनस किया जाता है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट जो EMF होगा E इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस माइनस, क्योंकि E4 नेगेटिव से कनेक्टेड है तो माइनस E4 प्लस E5 और माइनस E6। तो जो सेल इसमें अपोजिट कनेक्टेड होंगे तो उनके EMF को क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये इक्विवेलेंट EMF के लिए फॉर्मूला जाएगा, रेजिस्टेंस आपका सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि रेजिस्टेंस जो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं अधिकतम धारा के लिए क्या शर्तें हैं। ये तो क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड इक्विवेलेंट EMF। नाउ वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट व्हिच इज ड्रॉप फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी बात है, मान लेते हैं कि n सेल हमारे साथ कनेक्टेड है सीरीज में और एक ही जैसे सेल है, सभी कैसे हैं,
एक जैसा सेल है तो एक सेल ये, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, एक सेल ए, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, एक सेल ए, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस एंड डॉट 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 डॉट, यहाँ पे लास्ट में एक सेल कनेक्टेड है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। और इस कॉम्बिनेशन को हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया, ठीक है। मान लेते कितना सेल है इसमें, n सेल है, n सेल, इसका EMF E, इसका EMF E, इसका EMF E और इसका EMF E, R R R और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R और ये कैपिटल R। और मान लेते हैं इस परिपथ में धारा जो है वो I को वही होता है। अब यहाँ पे माना, सबसे पहले मान लेंगे, माना n सेल, n समान प्रकार के सेल आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसमें आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अगर ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, समान प्रकार के सेल है, समान प्रकार के सेल का मतलब जिसका EMF इक्वल है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस भी इक्वल होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में मान लेते हैं EMF ऑफ ईच सेल, मतलब प्रत्येक सेल का, प्रत्येक सेल का EMF इज इक्वल टू E तथा आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध जो है ये स्मॉल r, आंतरिक प्रतिरोध से कितना जाएगा स्मॉल r। तो अब देखिए यहाँ पे इन सेलों को हमने किसमें जोड़ा है, श्रेणी क्रम में। जब श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो श्रेणी क्रम में टोटल EMF कितना होगा, नेट EMF कितना होगा, E इज इक्वल टू या E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, देखिए जब यहाँ पे श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में विभांतर क्या होता है, जुड़ता है। तो EMF भी एक तरीके का विभांतर है, तो EMF भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा। जब EMF जुड़ेगा तो यह E प्लस डॉट डॉट अप टू n, कहाँ तक जुड़ेगा, n तक। जब ये n तक जुड़ेगा तो इसका EMF हो जाएगा NE, कितना जाएगा NE। अच्छा, नेक्स्ट आंतरिक प्रतिरोध, अच्छा नेट आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, R इक्विवेलेंट, नेट इज इक्वल टू श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध है R प्लस R डॉट डॉट अप टू n तक, अप टू n तक। अगर अप टू इसका n तक ऐड करेंगे तो यह n R, ठीक है। परिपथ की कुल परिपथ का कुल प्रतिरोध, जो हमारे पास परिपथ है, इस परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, इसका कुल प्रतिरोध हो जाएगा, देखिए ये जो बाह्य प्रतिरोध है ये इसके साथ किसमें जुड़ा है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है। जब ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो R इक्विवेलेंट प्लस R आपस में जुड़ जाएगा, तो R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा NR n स्मॉल r प्लस कैपिटल R, ये जो इसका कुल प्रतिरोध। नाउ परिपथ में धारा, परिपथ में धारा, कितना धारा प्रवाहित होगा परिपथ में, तो I इक्वल टू ओम के नियम के अनुसार कुल EMF बटे कुल प्रतिरोध, कुल EMF को कुल प्रतिरोध से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, धारा मिलेगा परिपथ में। यहाँ पे आ I बराबर कुल EMF NE बाय R प्लस या कुल प्रतिरोध R प्लस NR हो जाएगा, R प्लस NR। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन सॉल्व करेंगे, करेक्टली क्या जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। अब ये जो धारा हमें मिल रहा है इस कॉम्बिनेशन से, इस संयोजन से, तो ये धारा हमें चेक करना है कि कब मैक्सिमम होगा, ठीक है। ये धारा कब मैक्सिमम होगा तो सिर्फ केस हो जाएगी, कंडीशन हो जाएगी, केस वो वाला नहीं जो FR करा दो, ठीक है। केस फर्स्ट हम मान लेते हैं यदि जो बाह्य परिपथ है या बाह्य प्रतिरोध है, बाह्य प्रतिरोध का जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन है NR, मतलब कुल आंतरिक प्रतिरोध के कंपैरिजन में बाह्य प्रतिरोध का मान जो है बहुत ज्यादा है, तो इस कंडीशन में NR को हम क्या कर सकते हैं,
रिप्लेस कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से NR को छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, I बराबर हो जाएगा हमारे पास NE/R प्लस इसको छोड़ देंगे यहाँ से, तो यहाँ पर आ जाएगा N इंटू E/R, फिर N इंटू E/R हो जाएगा एक सेल के कारण धारा, एक सेल के कारण धारा। ठीक है, सेकंड केस बनाते हैं यहाँ पे हम, केस सेकंड किस पे लगाए बताओ, कौन सा धारा अप्लाई करें इसमें, केस सेकंड में। ठीक है, फिजिक्स की धारा अप्लाई करें सर, वही करते हैं। चलो देखो, अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन में हम मान लेते हैं कि यदि NR इज ग्रेटर देन मान लेते हैं नेक्स्ट कंडीशन में कि सेलों का कुल आंतरिक जो प्रतिरोध है वो बाह्य प्रतिरोध के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में आपका ये जाएगा I इज इक्वल टू NE बाय, देखिए NR को रखेंगे, कैपिटल R को यहाँ पे नेगलेक्ट कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे तो ये बचेगा NR, तो N से N कैंसिल हो जाएगा, तो E/R और R का वैल्यू बहुत ज्यादा है तो इसलिए E/R जो है एक सेल के कारण ये धारा हो जाएगी। अब दोनों को ऑब्जर्व करो, इस कंडीशन में केवल धारा जो है एक सेल के कारण मिल रहा है, इस कंडीशन में धारा जो है वो एक सेल के कारण जितना मिल रहा है उसका n गुना हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, n गुना, मतलब अगर 10 सेल लगेंगे तो 10 गुना हो जाएगा, अगर 20 सेल लगे होंगे तो 20 गुना हो जाएगा, अगर 5 सेल लगे होंगे तो 5 गुना हो जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे तो इस वाले कंडीशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेल आप कितना भी जोड़ दो, 10 जोड़ो, 15 जोड़ो, 20 जोड़ो, 50 जोड़ो, हमेशा धारा उतना ही रहेगा जितना धारा में पहले एक सेल के कारण मिल रहा था। लेकिन इस कंडीशन में अगर सेलों को जोड़ते हैं तो इस कंडीशन में जितने ज्यादा सेलों को हम जोड़ेंगे धारा जो है उतना गुना ज्यादा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में धारा क्या है, मैक्सिमम मिलेगा, इस कंडीशन में धारा में मिनिमम मिलेगा। हमें किसके लिए कैलकुलेट करें कि अधिकतम धारा के लिए क्या शर्तें हैं, वो कंडीशन हम देख रहे थे। तो यहाँ पे जब सेलों को हम तभी जोड़ते हैं, सेलों को यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेलों को श्रेणी क्रम में तब जोड़ा जाता है जब बाह्य प्रतिरोध कुल आंतरिक प्रतिरोध से बहुत अधिक हो। ठीक है, मतलब सेलों को जब श्रेणी क्रम में कब जोड़ा जाएगा, श्रेणी क्रम में तब जोड़ेंगे जब सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो बाह्य प्रतिरोध के कंपैरिजन में बहुत कम हो या बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना युक्ति संगत होता है। ठीक है, क्लियर है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया हो तो उसको नोट कर लीजिए, नहीं समझ में आया तो इसको रिपीट कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में जाकर अपने डाउट को पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।